बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एट 7 में आपको कहते हैं खुश आमदेद। ऑल राइट गुड नाइट का आखिरी पैगाम देने वाले मलेशियन एयरलाइन के तैयारे MH307 ने दुनिया की नींदें हराम कर दी हैं। 11 दिन गुजर गए, ना जमीन पर ना आसमान पर, समंदर में भी नहीं मिला। तैयारा गया तो कहां गया? तैयारे की तलाश में 25 ममालिक शामिल थे। तलाशी का दायरा वस्त एशिया से बहरे हिंद तक फैला दिया गया। तलाश में 40 बहरी जहाज और 55 तैयारों ने हिस्सा लिया, लेकिन अब तमाम बहरी जहाजों को बुला लिया गया, सिर्फ 2 इस पर काम करें। लेकिन नजर यह आ रहा है कि तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आखिर हुआ क्या? न सिर्फ ये सवाल एविएशन के लिए एक आसेब की तरह सवार है, बल्कि इसने दुनिया को भी शजदर कर रखा है। मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ कर रहा हूं। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल राव, एविएशन एक्सपर्ट हैं आप और डेप्यूटी DG सिविल एविएशन भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साथ साथ मोहम्मद अकरम हमारे साथ होंगे, एक्सपर्ट रडार ऑपरेशन है, उनसे भी हम इस सिलसिले में बात करेंगे। अब्दुल राव साहब, फ्लाइट 370 पर बहुत सारे स्पेकुलेशन है कि उसको शायद टेररिज्म का निशाना बना या फिर उसके साथ दहशतगर्दी की जो हम बात कर रहे हैं, साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हाईजैकिंग या क्रैश हो गया। क्या हो सकता है, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि उसका मलबा लोकेट किया जाए, कहां पड़ा है। बाकी सब बातें बाद में साबित होंगी कि हाईजैक हुआ था, अनकंट्रोल्ड अंदाज में क्रैश हुआ है, या उसने प्लान्ड लैंडिंग की है, पायलट ने खुदकुशी की कोशिश की है, वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद पता चलेगा। ऐसा ये अनयूजुअल है, लेकिन ऐसा नामुमकिन नहीं है कि जहाज मिसिंग हो और वो कई साल बाद मिले आपको। जहाज कहीं ऐसी जगहों पे लैंड कर जाता है, क्रैश कर जाता है, जो जिनकी एक्सेस आसान नहीं होती। माजी में मतलब करीब में मैं आपको बताऊं, एयर इंडिया का जहाज एक 1961 में गिरा था स्विट्जरलैंड में। 30 साल के बाद उसका मलबा मिला, बिकॉज उसके गिरते ही बर्फ पड़ गई, और 30 साल के बाद जब कोई बर्फ नहीं पड़ी, पिघल गई, तो उसका मलबा मिला। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पे जहाज अगर गिर जाए, प्लान्ड या अनप्लान्ड उसका, तो वहां तक एक्सेस नहीं होती, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता। हर मुल्क में ऐसे एरियाज होते हैं, तो इनके जो ये कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, रस्तों के रूट्स बनाए जाते हैं, वो आमतौर पे पहले ये कंसिडरेशन रखी जाती थी कि इसमें कोई ऐसा डेंजरस इलाका तो नहीं है जहां जहाज को उतरना पड़े तो उसको जानों को खतरा हो। लेकिन अब चूंकि ट्रैफिक इतनी हो गई है, अब आप नॉर्थ पोल के ऊपर से भी फ्लाई करते हैं, जो पोलर रूट्स हैं, वहां पे तो कोई बचने का सवाल ही नहीं। अगर कोई मतलब आप वैसे अगर बच जाए जहाज के लैंड करने पे कोई उस पे, तो फिर सर्दी से मर जाएंगे बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम। लेकिन सवाल जो आपने एग्जांपल दिए हैं वो ठीक है कि 30 साल बाद भी मलबा मिला, लेकिन बात यहाँ पर यह कि एक लोडेड बोइंग 777 इतना ज्यादा एडवांस उसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है, आप नहीं समझते कि अगर कुछ भी उसके साथ कुछ भी इंसिडेंस हुआ है, लेकिन उसका ट्रांसपॉन्डर जो बंद कर दिया गया, ये जो मुख्तलिफ करास आराइयां आ रही हैं, क्या हो सकता है ऐसा कि पायलट जो उसने ट्रांसपॉन्डर अंदर से बंद कर दिया? उसने डेफिनेटली बंद किया है, बिकॉज ये सिवाय पायलट के और बंद नहीं कर सकता। ये किसी पैसेंजर किस कंडीशन में बंद किया उसने? देखिए, ये तो एक ऑन ऑफ स्विच होता है, उसमें आप उसको ऑफ कर दें, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्यों बंद किया है ये सिर्फ पता चलेगा उस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद, वरना क्या सराइयां, कॉन्स्पिरेसी थियरीज, अंदाजे, और जिस तरह मतलब ये कि तालिबान ने उतार लिया है, तालिबान के मुल्क में लैंड कर लिया। सेकेंडरी रडार सिस्टम भी तो होते हैं जो कि लोकेट होते हैं जमीन पे, वो इंडिकेट भी करता है, ATC की तरफ से होता है। देखिए, प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार इसको ट्रांसपॉन्डर को पिक करती है। जब आप एक सिलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन फीचर उसमें ऑन करते हैं, तो उस आइडेंटिटी के साथ वो जहाज उड़ता है और रेडार उसको उसके हिसाब से ट्रैक करती है। वरना अगर 100 जहाज उड़ रहे हैं तो उन ब्लिप्स में ये कहना है ये फलाना जहाज है, ये फलाना, ये नामुमकिन है। इसलिए उसमें ये सेकेंडरी रेडार जो है ना, इसका एक सेलेक्टिव कोड होता है, वो उसमें आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये PK786 जा रही है, कौन सी फ्लाइट है। अगर वो ऑफ हो जाए, फिर यू आर जस्ट वन ऑफ द टारगेट्स। वो ब्लिप उस पर आती है कि मतलब जैसे बाहर लोग फिर रहे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं करते। आप कह सकते हैं 10 आदमी फिर रहे हैं, बट हु इज हु नोबडी नोज। लेकिन हर आदमी ने अगर नेम टैग पहना हुआ है ना, आप कह सकते हैं ये फलां शख्स है, ये फलां शख्स है। ठीक है। अब हमारे साथ मोहम्मद अकरम साहब है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, रडार एक्सपर्ट हैं आप। अकरम साहब, ये बताइएगा, अगर हम बात करें तैयारी के टेक ऑफ की, तो टेक ऑफ के तकरीबन 6 मिनट के बाद उसका राब्ता जो है वो मुनकता हो गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, और 7 मिनट के बाद इंजन से डाटा रिसीव होना बंद हो गया। चूंकि आप इस पे एक्सपर्ट हैं, तो जरा इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए, असल बात तो ये है कि हर कंट्री के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अफवाह की रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होती हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हर एयरपोर्ट और हर कंट्री ने अपने रडार की रेंज और FIR बनाई होती है। जब वो वहां से टेक ऑफ किया है,
और वो उस FIR को छोड़ते हुए वियतनाम के पास गया है, तो डेफिनेट वहां पर उसको दो तरह की चीजें मतलब कि उसको डिटेक्ट कर रही हैं। एक सैटेलाइट डिटेक्ट कर रहा है उसको, एक रडार डिटेक्ट कर रहा है उसको। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है कॉन्स्पिरेसी के अलावा कि उसको सैटेलाइट के ऊपर वो मिल रहा है और यकदम जो है ना वो गायब हो जाए। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि सैटेलाइट पे अभी एक क्लिप मिल रही है, जैसे अभी आबिद साहब ने कहा, तो हर एक फ्लाइट का कोड होता है जो ट्रांसपोंडर से जनरेट हो रहा होता है जी, 4 डिजिट का होता है वो डिफरेंट कोड जो है वो डिटेक्ट हो रहा होता है रडार के ऊपर। ठीक है। इसी तरह सैटेलाइट से जो चाइना की सैटेलाइट है शो किया मीडिया के ऊपर, उसमें ये शो हो रहा है कि वो एक अभी सेकंड के अंदर अवेलेबल है और नेक्स्ट सेकंड के अंदर वो जो गायब हो जाते हैं। ठीक, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। वो अगर गिरा है या वो कहीं मुड़ा है तो उसको डाटा तो मिलना चाहिए ना। ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के जरिए ही ये बात सामने आ रही है कि उसका जो आखिरी बार राब्ता हुआ है उसके बाद वो वेस्ट की जानिब मुड़ गया है। लास्ट इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से ही ली गई है। हाँ, सैटेलाइट तो डेफिनेट ग्लोब के ऊपर है ना, वहां उसको कोई ना कोई सैटेलाइट तो अवेलेबल मिलेगा, चाहे वो चाइना का है चाहे वो पाक एशिया का है, कोई ना कोई उसको डिटेक्ट तो कर रहा होगा डेफिनेट। अब ये कॉन्स्पिरेसी है, या तो आप डाटा डिफरेंट जो इंटरलिंक सैटेलाइट्स हैं उससे ले, ठीक है, या वहां पे रीजन में जो रडार लगा हुआ है जो उनके पास डिटेक्शन सिस्टम आए, बेशक उसका ट्रांसपोंडर ऑफ क्यों ना हो गया हो, बट सेम टारगेट वहां पे अवेलेबल होता है। अच्छा, आपसे यहाँ पूछना ये चाहूंगी कि आखिरी बार जब राब्ता हुआ मलेशिया, मशरकी मलेशिया में, और हमने देखा कि बहरा जुनूबी चीन के ऊपर जो इसका राब्ता मुनक़ता हुआ और वहीं से इसको टर्न किया गया, उस वक्त समंदर में आर्म्ड शिप्स भी मौजूद होंगी, उनके अपने मिलिट्री रडार्स भी होंगे। डेफिनेट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि चले अगर रडार से गायब हो गए लेकिन मिलिट्री रडार तो उसको इंडिकेट कर सकते हैं ना? शादी, ये तो सिंपल सी बात इसमें ये लगती है कि वहां पर डिटेक्शन तो अवेलेबल लाजमन है। वो जो रीजन है या वो जो बनाई जा रही है कि वो डाइवर्ट होकर कहीं और चला गया है, उसमें कोई एक रडार थोड़ी उसको मिलेगा। ठीक है, वहां को एक सैटेलाइट थोड़ी उसको मिलेगा। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक रडार से वो नहीं आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा, तीसरे पे नहीं आ रहा, सैटेलाइट पे नहीं आ रहा है। ऐसा ग्राउंड लोकेशन डिवाइस भी होती है। कैप्टन नैयर हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। ये फरमाइएगा कि एक पायलट की अगर बात करूं तो उसके बेल्ट में अमूमन इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से बात करूंगी 15 से 18,000 घंटे होते हैं। यकीनन वो पायलट एक्सपीरियंस्ड होगा। कोई एरर आपको समझ में नजर आ रहा है कि पायलट एरर हो सकता है इसमें? जी बीबी, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और जो इत्तलात मिली हैं वो बहुत सीनियर थे, कप्तान भी और उस जहाज के को पायलट भी। और मैं नहीं समझता कि इस किस्म का कभी कोई पायलट एरर है कि जो जहाज हवा में तहलील हो जाए जिसकी वजह से। तो जहां तक जैसे दोनों हज़रात ने इससे पहले सारी चीज का अहाता किया कि जहाज का राब्ता कैसे है, और राव साहब ने ट्रांसपॉन्डर और अकरम साहब ने भी बड़ा अच्छा उस सारी चीज को एक्सप्लेन किया है, तो आई एम श्योर आपके नाज़रीन को काफी पता चल गया होगा इस चीज का। लेकिन मैं एक चीज अर्ज करूं कि जहाज जब अपने रास्ते से जरा सा भी हटता है तो बहुत सी घंटियां बजती हैं। ये मैं आपको बता दूं कि उसमें जमीन पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो, और खास तौर पे ये जिस एयर स्पेस में थे ये बड़ी बिजी एयर स्पेस है। और कोई ऐसा राइट, अगर अफ्रीका में कहीं जहाज उड़ा होता और हम कहते जी और रास्ते से हट के उसको जाना था शुमाल और वो मुड़ गया मगरिब में और लोगों को 2-3 घंटे तक पता ना चला, तो वो तो बात मुमकिन है। लेकिन ये तो बड़ी बिजी एयर स्पेस है, इसमें तो आप अपने कोर्स से 10 मील हटें तो आपको वो जी दूसरे ट्रैफिक भी होते हैं, यानी दूसरे जो जहाज उस वक्त हवा में परवाज कर रहा होगा उसके रेडार में भी वो जहाज आ सकता था? जी उसके रेडार में नहीं आता है। अच्छा। मैं जरा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जहाजों में हमारे पास रेडार नहीं होता है, हमारे पास एक सिस्टम कहलाता है TCAS। और ये जहाजों का जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहलाता है, ये ऐसा होता है कि हमारे जहाजों में जो ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं ना, जिसका राव साहब ने भी जिक्र किया, ये ऐसा है कि ये दो जहाजों के ट्रांसपॉन्डर आपस में बात कर रहे होते हैं, एक तरह से समझे कम्युनिकेट करते हैं। और अगर कभी दो जहाज, जरा हमारे नाज़रीन को ट्रांसपॉन्डर के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि रेडियो ट्रांसमिट होता है जो राब्ता करता है ATC से। मैं आपको बताता हूँ, ATC से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो दो तरह की होती है। एक तो हमारी कम्युनिकेशन है जो रेडियो के जरिए, जो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं या जैसे, और उसको हम फॉलो करते हैं। दूसरी जो ट्रांसपॉन्डर का जिसका ताल्लुक है ना, वो उसके दो रोल्स हैं। एक तो उसका, जैसे राव साहब ने कहा, ये जहाज की आइडेंटिफिकेशन है, और जो रेडार कंट्रोलर हैं वो अपने रेडार पे ये देख रहे होते हैं कि ये कौन सा जहाज किधर जा रहा है और आया सही भी जा रहा है कि नहीं जा रहा।
अब ये तो उसका एक रोल हो गया, और जिसके तहत ये सारी दुनिया की ट्रैफिक कंट्रोल की जाती है, लैंडिंग भी, टेक ऑफ भी, अप्रोच एरियाज में भी। अब इसका एक और रोल आता है, वो आता है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। वो ऐसा है कि दोनों जब जहाज हवा में प्रवास कर रहे होते हैं तो उनके ट्रांसपॉन्डर आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, और अगर किसी वजह से दो जहाज एक दूसरे के बहुत करीब आए और इस बात का खदशा हो कि वो टकरा जाएंगे, तो जहाज में अलार्म बज जाते हैं, और उसमें आपको एक करेक्टिव एक्शन जो है वो बड़ा लाउडली कॉकपिट में वो आना शुरू हो जाता है, और पायलट की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए और करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। तो ये सारी चीजें मतलब आप कह रहे हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट का अगर इम्पैक्ट हुआ भी है तो ELD सिस्टम जो होता है वो भी एलोकेट कर रहा होता है। देखें, अगर तो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, अमूमन जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जिसे FOD कहते हैं ना, ये इस बुलंदी पे नहीं हुआ करते, और ये होते हैं टेक ऑफ्स पे, लैंडिंग्स के ऊपर, और वो कभी इंजन में चली गई कोई चीज, उसकी वजह से कभी परिंदा टकरा गया, कोई ऐसी चीजें तो वो डैमेज कर सकती हैं। इस बुलंदी पे फिजा में सिर्फ एक चीज आके आपको हिट कर सकती है, और वो है मीटेरॉइड, और जो मेरे ज़हन में आता है। इसके अलावा तो इस बुलंदी पे कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट हो सकता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस वक्त मजीद इसके ऊपर क्या सराहियां की जाएं कि मीटेरॉइड आया, ये कैसा है। ऑलरेडी मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा इस वक्त जो है एक हाइप भी बन चुकी है, और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी आ चुकी हैं। और जैसा कि राव साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हतमी तौर पे हमें अपने जहन नहीं बनाने चाहिए कि जब तक के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, और वो तो उसी वक्त होगी कि जब जहाज का मलबा मिलेगा, उसके ब्लैक बॉक्सेस मिलेंगे और डाटा मिलेगा। और जहां तक जैसा आपने अभी भी फरमाया कि ये सारी डायरेक्शन क्यों जा रही है कॉन्स्पिरेसीज की तरफ, वो इसी वजह से जा रही है कि ये जहाज इतना रिलायबल है। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टेक्नोलॉजी इसमें, जी ठीक है ना जी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेरी, उसके इतने बैकअप सिस्टम्स हैं, और ऐसे जहाज का एक दिन अचानक हवा में गायब हो जाना, ये फिर लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबात डाल रहा है। ठीक है। अच्छा राव साहब, ये फरमाइएगा कि हमने देखा था जब आखिरी इन्वेस्टिगेशन आई थी तो तैयारा अपनी आखिरी लोकेशन से 1609 किलोमीटर तक सफर कर सकता था, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मुल्क, जिन मुल्कों से अगर वो गुजरा भी होगा, उनके अपने रडार भी होंगे, उनमें तो वो आया होगा, और वियतनाम क्योंकि होस्टाइल कंट्री रहा है तो इस तरफ कोई मतलब इस पे बात नहीं कर रहा, लग रहा है आपको? ये जो आपने उसका रेडियस बताया ना, अगर आप उस लास्ट पॉइंट से इतना बड़ा दायरा बनाए ना, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक। अच्छा, अब उसमें वियतनाम भी है, साउथ ये चाइना सी भी आ जाता है उसमें, तो ये इनमें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जहाज फर्ज किया वहां गिर गया है, तो उस तक हो सकता है आबादी ना पहुंचे, उस तक कोई सेफ्टी वाले लोग ना पहुंचे जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करें। अपेरेंटली अभी यही लग रहा है कि ये जहाज पानी को टच करने से पहले, और मेरा अपना अंदाजा है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, ये समंदर में कहीं लैंड किया है या ये बिखरा नहीं है, वरना 239 आदमियों का सामान और जहाज में इतना फ्यूल था, फ्यूल पानी के ऊपर आ जाता है, तो वो भी बड़ी इंडिकेशन है। एयरबस जो फ्रांस की थी, उसका भी आपको याद होगा कि वो 5 दिन के बाद ही जो है उसकी चीजें सतह समंदर पर आना शुरू हो गई थी। समंदर में जो भी जहाज गिरता है उसका नॉर्मली कोई चीज जो है ना ऊपर आ जाती है, चाहे देर में आए, कुछ भी हो। अच्छा, इसका चूंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब बाज जगह पे समंदर 10 से 16,000 फुट तक गहरा है, वहां तक डिटेक्ट करने की, उसको देखने की सलाहियत बहुत कम, मेरा ख्याल सिवाय अमेरिका के पास और किसी के पास नहीं है। ठीक। वहां पे अगर वो है, इट विल टेक टाइम, और उसके लिए बड़ा एक्सटेंसिव उनको वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी मीडिया रिपोर्ट की, उसमें यही कहा है कि बहरे हिंद बहुत वसी है, बहुत वसी है, उसको सर्च करने में भी टाइम लगेगा। उसके बाद इसकी जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट एरोप्लेन इन एविएशन मार्केट। इन जहाजों में वो जो एक ऑटो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, जहाज के वाइटल पैरामीटर्स वो एक तो कंपनी हेडक्वार्टर को, जिस एयरलाइन का भी हो, उनको ट्रांसमिट करते हैं, फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मिलता है, बिकॉज दे वांट टू नो कि इनके जहाज जहां उड़ रहे हैं सेफली उड़ रहे हैं। उसमें अगर कोई पायलट की गलती से हुआ, दे विल स्ट्रेट अवे से कि पायलट ने यहाँ ये वायलेशन की है तो जहाज का ये हुआ है। अच्छा, प्रोबेबली ये बहुत सेफिएस्ट एयरक्राफ्ट समझा जाता है, ये बहुत सेफ जहाज है। अब तो ये एविएशन इतनी सेफ हो गई है, खासतौर पर पैसेंजर वाली। और दूसरा देखिए, 85% से ज्यादा एक्सीडेंट जो है ना, वो टेक ऑफ एंड लैंडिंग पे होते हैं। ठीक है। ये उस ब्रैकेट से निकल गया था, ही वाज क्रूजिंग एट हिज ऑल्टीट्यूड, जहां पे जहाज के साथ कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो जाए, पायलट ट्रांसमिट करता है। ये आपने ट्रांसपॉन्डर की बात की, इसके कई तो अब जैसे हाईजैक का मोड इसमें पिछले 20 साल से डाला हुआ है,
पायलट को एक बटन दबाना है, 7500 कोड है उसका। तो मेरा ख्याल अब मुझे याद नहीं, 7700 है। 770 तो बहुत इमरजेंसी बेसिस पर इमरजेंसी का है, तो हाईजैकिंग इज आल्सो एन इमरजेंसी। ठीक ठीक। तो वो मिलिट्री शिप्स भी उसको पिक करेंगे। हाँ। अगर आप इमरजेंसी उसमें तो आप कर ये देखिए ना कि मलेशियन हुकाम की अगर हम बात करें या उनकी मलेशियन मिलिट्री की बात करें, तो 2 दिन बाद तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि जी हमने जब वेस्ट में टर्न कर रहा था उस वक्त हमारे रडार ने उसको इंडिकेट किया, उसके बाद हमें नजर नहीं आया। यानी कि मशरकी मलेशिया के बाद जब वियतनाम आ जाता है, हाँ उस दरमियान उनका राब्ता मुनक़ता हुआ है। मुनक़ता हुआ है। मैं कहता हूँ दूसरे मुल्क की रेडार। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, आपकी ग्राउंड लोकेट डिवाइसेस हैं, आपके सैटेलाइट निजाम है, कहीं ना कहीं से तो कुछ इंडिकेशन हो सकती है। सैटेलाइट की जो है ना इन्फॉर्मेशन, वो सारे मुल्कों को एक्सेस नहीं है उसको। फर्ज किया अमेरिका ने उसको नोट किया है, अमेरिका उस वक्त शेयर नहीं करेगा, मे बी अमेरिका लेटर ऑन इंक्वायरी में उसकी करेगी जी ये पिक्चर हमारी है। अगर आपको याद हो, यासर अरफात के जहाज को ये ट्रैक करते थे सैटेलाइट से, 20 साल पहले ही क्रैश लैंडेड इन डेजर्ट। सबसे पहले अमेरिकन ने खबर दी कि उसका जहाज क्रैश कर गया, लेकिन वो बच गया। तो फेडरल एविएशन अथॉरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका क्या किरदार है और वो क्या? वो तो देखिए रूल्स बनाने वाली एजेंसी है सारी दुनिया के लिए, जिसपे बहुत सारे सिग्नेटरी हैं हमारे, कॉमन उनके साथ चैप्टर्स हैं। बहुत सारी चीजों से हम एग्री करते हैं। बाज हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान है हमारे लोगों के लिए, उनके लिए। पायलट की एज है हमारी 60 थी, उन्होंने ज्यादा की अलाउ की हुई है, अब हमने भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दी है। तो वो तो अमेरिकन एक एजेंसी है जिसको सारी दुनिया तस्लीम करती है। इसी तरह फिर पैसेंजर उस पर आयाटा का एक रोल है, वो कुछ रूल्स बनाती हैं। एक जमाने में जब तक रशिया यूएसएसआर का हिस्सा था, उस वक्त वो इसके मेंबर्स नहीं थे। अकरम साहब ये बताइएगा कि जहाज के अंदर जो मवासलाती निजाम होता है, अगर सपोज अगर पायलट ने उसको बंद कर दिया है, तो ये बताइएगा एटीसी में या जो ग्राउंड में एलोकेट जो डिवाइसेस होती हैं वो उसको किस तरह ट्रेस कर सकते हैं? या अगर जहाज के अंदर से राब्ता मुनक़ता कर दिया तो फिर उसका कहीं भी राब्ता नहीं हो सकता? मोहम्मद अकरम साहब से हम बात करेंगे। मैं देखिए एयरफोर्स में भी पायलट ने कुछ मैंडेटरी कॉल्स देनी होती हैं। वो एक जिस रूट पे जाता है उस रूट पे पहुंच के जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसने मैंडेटरी कॉल देनी होती है। अगर वो ना दे तो ग्राउंड रेडार वाले उससे पूछते हैं, कोरिलेट विद द रेडार पिक्चर कि ये वहां पे है या नहीं है। तो अब ये चीजें बड़ी सिंपल हो गई हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है जहाज से, इसमें रूट भी आता है। पायलट अब गड़बड़ नहीं कर सकता, अगर वो रूट से डिविएट करेगा वो रिकॉर्ड नीचे जमीन पे हो जाएगा। ठीक है। फ्लाइट टाइम ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कहीं शॉर्टकट मारेगा, लिमिटेड एरिया पे उड़ेगा जाके। ठीक है। एक और भी पॉइंट आता है हाईजैकिंग थ्योरी का, कि हाईजैक हुआ या नहीं हो, इस पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने देखा है कि अभी अपडेट्स आई है कि मलेशियन वजीर आजम ने मियां नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और उनसे गुमशुदा तैयारे की तलाश में ताउन की दरख्वास्त भी की है। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।